नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचय परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा चर्चित डाउट वाले क्वेश्चन रहे हैं, उनको मैं क्लास लेके आया हूँ। तो उनके बारे में मेरे पास में काफ़ी सारे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो जानकारी मैंने जुटाई है वो मैं आप सभी के साथ में साझा करूँगा। तो सभी पारियों के लगभग मेरे पास में क्वेश्चन आए हैं। अगर उसके बाद में आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मेरे से साझा कर सकते हैं। जितना हो सके ऑथेंटिक बुकों के माध्यम से उसकी मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करवा दिए थे, लेकिन और भी कोई एक दो डाउट वाले क्वेश्चन हैं तो उन पे हम बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में, सरोटा छंद पद तथा राजस्थान की किस शैली से में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन है, यानी कि सरोटे से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। ये पारी कौन सी है मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसा मेरे पास में है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था पद और गद ये कौन सी शैली में लिखा जाता है। तो इसके बारे में हम बात करें तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जो 10th क्लास की बुक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने जितनी भी क्लासें डाली थी इससे पहले जो डाउट वाले क्वेश्चनों की, तो आप अदर जाके जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके ऊपर देखोगे तो उन्हीं क्वेश्चनों का वो ही प्रूफ दिखा रहे हैं जो मैंने पहले डाला था, और नए से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है या आपने भी देखा होगा जिसका वो प्रूफ दिखा रहे हो। तो ये ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में और भी क्लासों पे आएगा, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे पेज नंबर वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा तो दूसरे चैनल भी डालेंगे, और डालने भी चाहिए। इससे क्या दिक्कत है, किसी का फ़ायदा हो, अच्छी चीज़ है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। मैं ऐसे नहीं सोचता कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको चुपके से डालूंगा ताकि मेरे से लोग जुड़े रहे। ऐसी कोई भावना नहीं है। अगर किसी भाई को किसी दूसरे से अपने कहने से अगर उसका भला होता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिसको मर्जी चाहे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाकायदा पेज नंबर के हिसाब से बताऊंगा। तो ये भाई 102 पेज नंबर के ऊपर है। ये 10th क्लास की बुक है, ये 10th क्लास की बुक है, और 102 पेज नंबर हम जब भी खोलेंगे, ये मैंने खोल लिया 102 पेज नंबर। यहाँ पे देखो दिया गया है साकी, ये देखो यहाँ पे दिया गया है साकी। मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये साकी के अंदर कहाँ क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो सरोटा छंद का प्रयोग हुआ है जिसके अंदर कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। यानी कि जो सरोटा और छंद का प्रयोग है वो इसके अंदर किया जाता है साकी में। और जो बात बता रहे हैं, जो बोल रहे थे कि जो हम उसके ऊपर गूगल पे सर्च करते हैं वहाँ पे बात दिया गया है, तो मैं बता दूं, गूगल के ऊपर जितनी भी साइटें डाली जाती है या जितनी भी साइट बनाई जाती है उसमें वो अपनी पर्सनल होती है। मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जैसे हम रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो उसमें से ही वो आएगा, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता है। जो सीधे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मिल जाएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन आप ऐसे देखना चाहो, उनका आंसर के भरोसे आप मत रहना और गूगल के भरोसे भी मत बैठना। तो यहाँ देखो बात दे रखा है, इसमें गद पद देखो यहाँ पे दे रखा है गद पद और गद पदमयी। यहाँ पे कहीं पे भी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल गद पद और दोनों का मिलाकर जिसको हम बोलते हैं गद पद, यानी कि ये तीन रूप हो गए, गद पद और गद पद, तीनों का रूप को बातें मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, बात कहते हैं। ये यहाँ पे फर्क था। इसी के हिसाब से इस लाइन से ये क्वेश्चन उठा है, और इसी लाइन से क्वेश्चन उठाकर ये साकी जो आंसर है वो आया है। अब बाकी आप देख लेना, आप चाहो तो एक बार और पढ़ सकते हो 102 पेज नंबर पे, और जो बात वाले जो बोल रहे हैं वो आपका 101 पेज नंबर पे मिलेगा और यहीं पे मिलेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें क्या है यानी आंसर इसके अंदर एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक में क्या दे रखा है, साखी, ये आंसर दे रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही है। अगर आपके पास में और भी प्रूफ हो, आपके किसी गुरुजी ने बताया है तो बाकायदा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बता दिया होगा, मैंने तो वही बताया जो एनसीईआरटी बुकों में लिखा हुआ है। और आपके जो अदर गुरुजी भी हैं वो भी अभी एनसीईआरटी किताबों के ही प्रूफ दिखा दिखा के बता रहे हैं। जैसे वो रूमेन वाला
तो वो बोल रहा था कि वो बोल लेते ऐसे ऐसे बढ़िया आता आएगा। वो भी 8वीं क्लास की बुक के अंदर निकाल के उसको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे रूम में दे रखा है। तो ऐसी बात है। इसके बाद में ये भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिखाना चाहिए, बच्चों को नॉलेज होगा, आगे जाके तैयारी करेंगे तब उनको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ये मेरा काम है, जागरूकता फैलाना। उस काम के लिए मैं लगातार एक देखे चाहे 1000 देखे चाहे बिल्कुल न देखे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला होगा, जिसका विश्वास इस पे बढ़ेगा, तो वो उसी के अंदर मेरे को संतुष्टि हो जाएगी कि चल भाई अच्छा काम किया है मैंने। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कोटा प्रजन मंडल वाला। अब उसके अंदर बता रहे थे कि उसके अंदर आंसर 1945 दे दिया, बिल्कुल दे दिया, लेकिन वो क्वेश्चन आगे जाके आपका डिलीट होगा, ये भी मैंने कहा था। तो वो आपको मैंने बताया था, 9th क्लास की बुक है, ये निकालो। इसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन या शौर्य परंपराएं, कक्षा 9। और काहे की ये भी बता देता हूँ, ये किताब है आपकी राजस्थान अध्ययन की। अभी वर्तमान में राजस्थान अध्ययन की बुकों का अध्यापन भी कई स्कूलों में नहीं करवाया जाता, ये भी आप याद रख लेना। चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, क्यों नहीं करवाया जाता उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। तो आपके कोई भी अगर छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उनको ये राय देना कि भाई इसको आप मत छोड़ना, क्योंकि ये राजस्थान की धरोहर है। जब तक राजस्थान से संबंधित एग्जाम होते रहेंगे, क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, RS लेवल तक से लेके और नीचे की चतुर्थ श्रेणी तक के पेपर उठेंगे। और आप किसी से पूछ लेना अब इसका क्या कारण है नहीं पढ़ाने का, क्योंकि इसमें जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें इसका पेपर नहीं लगता। अर्धवार्षिक में लगता है 10th का, बाकी बोर्ड जो एग्जाम होगा उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए इसको पढ़ाते भी नहीं है और इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे इसको मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ, नोट्स बना के पढ़ाता हूँ। मेरे को पता है चाहे परसेंटेज कम रह जाएगी, लेकिन इसको पढ़ लेगा तो वो बहुत कुछ कर जाएगा, 90 वाले से भी बहुत आगे निकल जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है। तो आप भी ये जागरूकता फैलाए अपने छोटे भाई बहनों को, इनको दो कि भाई ये ज़्यादातर इन पे कवर रखो, तभी आपका आगे कुछ होने वाला है। अब चलते हैं अगले पे। तो अगला आ गया, ये आ गया कोटा प्रजामंडल। अब इसमें मैंने उस दिन बताया था कि 1940 के अंदर रामतलाई जो थी वहाँ के ऊपर क्या हुआ था, अधिवेशन। 1939 में कोटा प्रजामंडल का की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा एक आया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर क्या किया था, इसके अंदर जो पंडित अभिनंदन हरि थे उसने इस आंदोलन को छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद में यानी कि स्थगित हो गया था, उसके बाद में इसका पुनर्गठन भी नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है कि इसमें 16 अगस्त 1945 को जब कई जो विद्यार्थी थे, जो समाज सेवी थे या आम जनता थी, उन्होंने उस आंदोलनकारियों के साथ मिलकर और एक आंदोलन चलाया था, जिससे जो कोटा प्रजामंडल आंदोलन है उसको मान्यता दी गई। किसके द्वारा दी गई, वो दी गई कोटा के महाराव भीम सिंह के द्वारा। तो जो स्थापना है, पुनर्गठन भी दे देता तब भी ये माना जाता है कि चलो ठीक है, 1945 में और ज़्यादा लोगों के साथ में वो सशक्त बना, वहाँ तक ठीक था। लेकिन इसमें सीधा क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना पहली मानी जाती है जो आपकी आती है 1939। ऐसे तो जयपुर का भी 2 बार हुआ है, तो उसमें स्थापना पूछा जाता है तब यही आता है। तो यहाँ पे 1939 आएगा। अगर आपको आपत्ति लगानी है, 57 पेज नंबर है और ये 9th क्लास की किताब है, इसके ऊपर आप जाएं, वहाँ से इसका प्रूफ उठाएं और आप आपत्ति लगा सकते हो। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है अपने पास में, अगला क्वेश्चन ये है कि अनभिवाणी नामक ग्रंथ किसका है। ये किसी भाई ने पूछा था, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर आपको किसी ने बताया है तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर उनसे आप और भी कोई प्रूफ हो उनके पास में तो ले सकते हो। अगर आपका फ़ायदा हो तो मेरे कहने पे रुकना मत, आपत्ति जरूर लगाना। ऐसी बात नहीं है कि आपत्ति नहीं लगाएं, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने मांगी है, वो आपत्ति आप बिल्कुल लगाओ। ये क्वेश्चन था, तो ये किसकी रचना है, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया,
तो ये आप 10th क्लास की बुक में जब 36 नंबर पेज खोलोगे तो 36 नंबर पेज के ऊपर जैसे ही खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि अनबे वाणी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये रहा 36 नंबर पेज, यहाँ पे दे रखा है रामचरण जी, और ये रहा यहाँ पे अनबे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है, जो कहाँ थे, जिनका निधन कहाँ हुआ था 1798 शाहपुरा में, और इनके आध्यात्मिक उपदेश अनबे वाणी नामक ग्रंथ में लिखित हैं। और ये रहा आपका रामचरण जी। तो इसका नाम आंसर आएगा रामचरण जी। ये लो, ये आंसर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग बताओ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको किसी गुरुजी ने बताया है तो उनसे प्रूफ मांगो कि आप गुरुजी हमें एनसीईआरटी बुक का कोई प्रूफ दो जहाँ दूसरी जगह लिखा हो, तो आप बिल्कुल आपत्ति लगा सकते हो। ये हो गए अपने पास में दो। अब इसमें ये दे रखा है जो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी आप उनसे पूछ लेना, मैं नहीं कह रहा, और इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिला रहा, मैं तो जो यहाँ पे बोल रही है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब आता है जनगणना। तो इसके पहले जब वीडियो बनाया था, मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें देखना, आप पीछे जाके देखना, सब बोल रहे थे ये क्वेश्चन ऐसा है, तो डिलीट करना होता। तो आपको भी पता है, अभी एक्सपर्ट कमेटी बैठी है, उसने कुछ क्वेश्चन डिलीट किए हैं जो बिल्कुल डाउट वाले थे, उनको हटाया है। ऐसा नहीं कि आंसर की बनाते समय ही उसने हटा दिया होगा, आंसर की तो पहले ही बन गई थी, तो उसको भी पता होता तो वो उस आंसर को ही चेंज कर देते। लेकिन जो अभी हटाए गए हैं उसमें इस क्वेश्चन को शायद नहीं हटाया गया है, तभी ये मेरे पास में क्वेश्चन आया है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार, ये कौन सी शिफ्ट का है मेरे को नहीं पता, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का क्या दे रखा है, लिंग अनुपात कितना है, तो इसमें आंसर 926 उस समय मैंने बताया था, और उसका मैंने रीज़न दिया था कि 926 आने का ये रीज़न है कि जो 2011 में जनगणना प्रकाशित हुई उसकी प्राथमिक रिपोर्ट जो आई थी, जो प्रथम बार आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, उनमें 926 था। जब इसमें संशोधित होकर दोबारा आई 4 से 5 महीने के बाद में, तब 928 आया, और पुरानी बुकों के अंदर शुरुआत में 926 ही था। हो सकता है पेपर सेटर ने किसी पुरानी बुक के आधार पे ये बनाया हो, तब 928 हटा दिया हो। तो वो आप बिल्कुल अभी 928 कई बुकों में मिलेगा, तो वो लेके आप बिल्कुल लगा सकते हो। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक आया अपने जो पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो ये पशुओं में सेलुलोज का पाचन है, ये ल्यूमेन बता रखा है, और ये आपके 7th क्लास की बुक में 19 नंबर पेज पे मिलेगा। किस कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सेलुलोज के वाले क्वेश्चन के बारे में, कि सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 7th कक्षा की जो बुक है उसके अंदर आपको मिलेगा 19 नंबर पेज पे। ये आप जहाँ जाके देख सकते हो, कोई डाउट हो तो उसमें देख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई जानकार हो उनको भी शेयर करना, अपने को लाइक सब्सक्राइब उसकी ज़रूरत नहीं है। और जितनी जानकारी जितने विद्यार्थियों को तक मिले, इसमें आंसर तो चाहे चेंज हो या ना हो, उनको ये तो पता रहे कि भाई ये चीज़ें यहाँ से उठाई जाती है। जब भी वो बुक खोलें तो उनके दिमाग में रहे कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ये जागरूकता, यही काम होता है एक टीचर का। वो टीचर कोई किसी के दिमाग में घुस के उसके दिमाग को विकसित नहीं कर सकता। जिसका विकसित है वो उस चीज़ को ग्रहण करने की योग्यता है, जो उसको कहा जाए, उसको निर्देश दिया जाए, उसको बताया जाए, वो चीज़ ग्रहण करेगा। जो प्रतिभाशाली है, अगर उसको हम कहें कि आपको ये इंग्लिश ही पढ़नी है, तो वो इंग्लिश में अव्वल हो जाएगा और बाकी चीज़ों को छोड़ देगा। और हम कहें कि ये सारी चीज़ें कवर करनी है तो वो कर लेगा। अब आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन था अपने पास में, वो था हाँ, जो ये एक क्वेश्चन और था, तो उसका भी मैं आंसर देना चाहता हूँ कि मेरे से पूछा था कि जो राजस्थान की जो 12मासी नदियाँ हैं उसके अंदर एक तो चंबल दे रखा है, एक तो दे रखा है चंबल, और एक दे रखा है माही। तो इनमें से दोनों में से कौन सा आएगा, तो इसका आंसर मेरे पास में जो है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। ये मेरे पास में बुक है, जो है आपकी, जो है 7th क्लास की बुक है, 7th की है,
तो इसके अंदर दे रखा है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या दे, 6 क्लास की बुक है। तो हम जब भी इसको खोलेंगे तो देखो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। अब ये क्वेश्चन कहाँ से बना है और क्यों ये कंफ्यूज वाला है? मैंने कहा था एनसीईआरटी बुकों के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं और यही मेरा काम है, मेन काम यही है, क्योंकि मैंने 15 साल इन बुकों को पढ़ा है, 15 साल तक मैंने पढ़ा है। तो इसका रीज़न यही है। दूसरा, मैं थोड़ा सा अलग हटके हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इतनी उम्र में आके भी मैं पेपरों को हमेशा देखता हूँ, नहीं दूं तो भी मैं ऐसा सोचता हूँ जैसे मैंने कंपटीशन दिया और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरे को पता है कि ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लाइन दी हुई है, यहाँ पे दे रखा है कि यह राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन से उठा है। अब इस पे आपत्ति लगाई जाए क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल लगानी चाहिए, 100% लगानी चाहिए। यहाँ पे माही दे रखा है, इसमें ये तो नहीं दे रखा कि ये बारहमासी नदी है, लेकिन ये बारहमासी नदियों में आती है, ये भी बात सही है। और ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो सोम और झाकम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो लाइन उठाई ना वो यहाँ से उठाई है, क्योंकि ये देखा राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, तो उसके हिसाब से चंबल दे दिया, बनास दे दिया, लूनी दे दिया और माही दे दिया, ये चारों ऑप्शन दे दिए। और ये ऑप्शन उसमें उसने राइट मानना ही था जब आंसर की बनाई। समझ में समझाने का पर्पज यही है कि एग्जाम सेटर जो बुकें हैं इनमें से बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाता है, वहीं से आंसर आता है, जहाँ से उठाएगा आंसर वहीं से आएगा। मैंने पहले ही बताया था, जिसमें रासो, रूपक और प्रकाश वाले उदाहरण दिए थे। उस समय में पिछले वीडियो में बता रहा था कि जिस लाइन से क्वेश्चन उठेगा आंसर वहीं से आने वाला है। अब ये देख लो, यहाँ से ये लाइन उठी है और आंसर भी यहीं से आ गया। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ। और जो भी भाई क्वेश्चन डाले उसके लिए मेरा एक आपको कहना है कि जब भी आप क्वेश्चन डालें बाकायदा उस क्वेश्चन को पूरा लिखें, साथ में ऑप्शन भी लिखें, ताकि समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में अगर उस पर चर्चा की जाए और उसका प्रूफ लाया जाए तो वो बेटर रहता है। अब देखो एक क्वेश्चन और है कि दांतों के कितने प्रकार हैं, तो इसमें शायद 2 मान लिए गए हैं, लेकिन इस पर आपत्ति लगेगी और जिस भाई को भी लगानी है वो लगाएं। तो इसमें 4 प्रकार दे रखे हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि 7th क्लास की बुक में 14 नंबर पेज है, उसके ऊपर सीधे तौर से दे रखा है कि जो दांत हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जबकि सेट है, सेट का मतलब हो गया समूह, तो वो 2 समूहों में निकलता है। एक तो होता है आपका फर्स्ट जो निकलता है वो निकलता है शेषवा काल में, और जो सेकंड सेट आता है वो आता है आपका बाल्य काल में। तो वहां पे कहीं भी ये नहीं दे रखा कि दांतों के 2 प्रकार, दूध वाले और जो स्थाई है, ऐसा नहीं दे रखा, बल्कि ये जरूर दे रखा है स्थाई और दूध वालों के 2 सेट होते हैं। अब सेट का मतलब इंग्लिश में हिंदी में रूपांतरण करें तो मेरे हिसाब से समूह होता है। अब बाकी आप देख लो, हो सकता है उसमें इंग्लिश वर्ड सेट दे रखा हो वहाँ पे, तो फिर ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 2 प्रकार अगर इंग्लिश में सेट दे रखा है या सेट का मतलब प्रकार होता है तो भी चांस बनते हैं कि ये कंफ्यूज या डाउट वाला क्वेश्चन है। अगर वहाँ सेट का प्रकार से कोई मतलब नहीं है तो 100% जो अगले आंसर की आएगी उसमें प्रकार 4 ही आएंगे। ये बात आपको बता दी मैंने। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास में हाँ ये 56 का मैदान, तो ये 56 का मैदान वाला क्वेश्चन भी है। तो इसका भी मैं आपको प्रमाण दे दूं कि भाई जो 56 का मैदान है उसके अंदर पूछा था शायद, हाँ 56 का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में है, तो वो आपका आएगा जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर आएगा। ये भी आपका 7th क्लास की बुक में से एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा उठाया गया है।
तो यहाँ पे दे रखा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जो पेज नंबर 28 के ऊपर है। जैसे ही हम पेज नंबर 28 खोलेंगे, ये खोल लिया 28 नंबर पेज, तो यहाँ पे देखो, अब ये ज़्यादातर आपके लिए जिनका नहीं है उनके लिए भी बहुत बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्यूशन कैसे बनते हैं। ये आप अगर पकड़ लोगे तो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाओगे कि वास्तव में ये जो बता रहे हैं गुरुजी, उनके पास में वास्तव में अनुभव है, उसके आधार पे ये बताते हैं। ये देखो यहाँ पे थार का मरुस्थल देखा है, अरावली पर्वतमाला दे रखी है, और ये आ गया आपका पूर्वी मैदान। तो ये मैदानी क्षेत्र में कैसे है, तो देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखें तो देखो चंबल, बनास, बाणगंगा, माही, इन सभी नदियों का गंगा मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। और चंबल नदी के आसपास के कोटा, धौलपुर का क्षेत्र, नाली, अपर्दन, उबड़ खाबड़, ये सारा दे रखा है। इसके साथ में ये सब कुछ दे रखा है। और जो बुकें देखते हैं 8th क्लास की या 10th क्लास की, उसमें जिलों का भी नाम दे रखा है। तो उस जिलों में दक्षिणी पूर्वी पठार कहीं नहीं दे रखा। दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर केवल 4 जिले दे रखे हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये दे रखे हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में वहाँ पे प्रतापगढ़, डूंगरपुर इनका नाम तक नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूर्वी मैदान होना चाहिए। और अभी के लिए इतने क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन होते तो और प्रूफ देता। अब इसके अलावा एक चीज़ और बताऊं, हाँ एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, हालांकि हो सकता है वो मेरी शिफ्ट का था, मेरे को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बताना चाहिए। जब पूछा गया तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देना चाहूँगा कि वो डाउट वाला क्यों है। तो मैंने निकाल ली ये 9th क्लास की बुक। तो 9th क्लास की बुक के अंदर अगर हम जाएँ तो 9th क्लास की बुक के अंदर, 9th क्लास की बुक मेरे पास में है नहीं अभी, ये रही। हाँ, तो उसके अंदर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कौन सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था मेरे पास में, शायद 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन था कि जो रायका समुदाय वाला वो क्वेश्चन था कि रायका समुदाय की जो बस्ती है उसको डांडी कहते हैं। मारू रायका ऊँट चारण से जुड़े हैं, गोडवार रायका भेड़ बकरियों से जुड़े हैं। और इसके अलावा जो एक था कि जो रायका, मारू रायका या मारू रायका समुदाय है वो पशु चारण से जुड़ा हुआ है, या रायका समुदाय पशु चारण से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल वो चारों सत्य थे। उसमें मेरे को एक मैसेज आया था कल, तो कल से मैंने उस पर विशेष ध्यान दिया कि उसमें ओनली शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश में, ओनली शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो देखो सीधी बात ये है, इसके ऊपर आपत्ति और कोई लगाए या नहीं लगाए वो मेरा सही भी है, तो भी मैं लगाऊंगा। मैं क्यों पहले बता दिया था उसका आंसर कि आंसर डी आने वाला है। आपको पता होगा, मैं इसको पढ़ा थे इतने साल हो गए, तो आप सोच सकते हो कि मैंने वहाँ पे भी जब पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा था, तब भी मेरे दिमाग में था कि इसके अंदर पशु चारण और कृषि दोनों आने चाहिए, और गोडवार उनमें तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, तो वो होना ही था। और किसी और ने लगाया होगा, अगर मान लो किसी ने पढ़ा है उसको ढंग से, मुझे तो नहीं लगता कि सबने पढ़ा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 99% जो इसके अंदर एग्जाम में बैठे होंगे उस क्वेश्चन में सीधा तुक्का लगाया होगा। वो किस आधार पे लगाया होगा वो उनकी जाने, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैंने यहाँ से पढ़ के उसका आंसर दिया है। और ये किताबों में भी कहीं नहीं है, कोई गाइड निकाली हुई है बड़े से बड़े गुरुजी की, उनमें भी उठा के देख लो, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से उठा था और इसका आंसर वही बता सकता था जिसने यहाँ से पढ़ा हो। अब यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो राजस्थान के प्रमुख रायका समुदाय है, इस इलाके में बारिश की कमी रहती है, और जो हर साल है वो पैदावार घटती और बढ़ती रहती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, दूर दराज की फसल नहीं होती, इसके चलते रायका खेती के साथ साथ, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं या करते थे। मतलब परंपरागत रूप से खेती के साथ चरवाही का भी काम करते थे। तो ये बिल्कुल डाउट वाला है, और इसके ऊपर मैं आपत्ति लगाऊंगा। कल के बाद में मैंने देखा था, तो मैं क्यों लगाऊंगा, उसमें ओनली दे रखा है, लेकिन यहाँ पे रायका की जगह अगर मान लो यहाँ पे लिख दे रायके और वहाँ पे रायका इंग्लिश में होता, तो वो तो एक नाम में मिस्टेक थी, उसके आधार पर तो मान ले। लेकिन मेरे को ओनली की अगर मीनिंग ही नहीं आती, अगर इंग्लिश में ही सारा क्वेश्चन पढ़ के उसका जो विशेषण है, जैसे हिंदी में विशेषण होता है तो इसमें इंग्लिश में भी विशेषण ही होगा। जैसे मान लो संख्यावाची जो दिया जाता है विशेषण, उसमें एक आदमी दिया जाता है, तो आदमी इंग्लिश वाला कैसे पढ़ेगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको अगर
संख्यावाची उसके ग्रामर की विषय की जानकारी नहीं है तो वो किस प्रकार से आंसर दे पाएगा। इस आधार पे मैं इस क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल रिट लगाऊंगा, चाहे अंत में जाके वो खारिज हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें मैं स्पष्ट लिखा इसका जो प्रूफ दूंगा और साथ में ये भी लिखूंगा कि मेरे को इंग्लिश के अंदर जो इसका ग्रामर का जो शब्द है उसके हिंदी अर्थ ना आने की वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल लगाऊंगा और आप भी लगाएं तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर लगाऊंगा और एक वो दांत वाले पे बिल्कुल लगाऊंगा, वो तो मेरा गलती हो गया तो उस पर तो लगानी ही लगानी है। दांत के जो प्रकार हैं उस पर भी मैं लगाऊंगा, इन दो के ऊपर तो मैं लगाने वाला हूँ। और बाकी आपका अगर कोई लगानी भी चाहिए, जिसके भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ मन में मत रख लेना। आपके डाउट वाले क्वेश्चन हैं तो 10 20 50 रुपये के लिए ये मत सोचना। जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमसे आपत्तियां मांगी है वो इन बुकों के आधार पे जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उनके प्रूफ लेके आप जी खोल के आपत्ति लगाओ, बिल्कुल लगाओ। लेकिन अगर आप अभी आपत्ति नहीं लगाए, बाद में आंदोलन के चक्कर में पड़े तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। ये भी बात 100% सत्य है। आप अभी आपत्तियां लगाओ कर्मचारी